और रूस और चीन को जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए ओपन गेट पॉलिसी रूस और चीन के लिए होगी। चीन के एक एक साथ में 5-5 7-7 जहाज वहां निकल भी रहे हैं, खबर ये है। जयशंकर ने ये कहा कि हम दलाल स्टेट नहीं है, हम कोई दलाल नेशन नहीं है, और उनका साफ साफ इशारा पाकिस्तान की तरफ था। मैं दो चीजें एक साथ, पहली चीज पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान का महत्व, और दूसरी बात मैं इसको भी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि क्या भारत के विदेश मंत्री को दलाल और इस तरह का बात किसी भी देश के लिए करनी चाहिए, आपका जितना भी झगड़ा हो। मैं इन दोनों पे आपकी एक एक टिप्पणी चाहूंगा। ईरान ये देखता है कि भारत बड़े पैमाने पर उसका तेल खरीदेगा। पहले भी एक जमाने में खरीदता था, जब अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए और भारत पर दबाव डाला, उसके बाद भारत ने उसको खरीदना बंद किया। डोनाल्ड ट्रंप की गोट बिल्कुल पिट चुकी है 100%। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले से कैसे निकला जाए, क्योंकि देखिए जेडी वेंस का प्रोटोकॉल कुशनर के प्रोटोकॉल या हेसगेट के प्रोटोकॉल, ये लोगों के प्रोटोकॉल से अलग तरह का है। वो उपराष्ट्रपति हैं और उस लिहाज से ट्रंप के बाद में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार भी होंगे जेडी वेंस। अबे भाई, बहुत सी चीजें ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर में हो रही हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ट्रंप को क्या हो गया है, वो अब अनर्गल प्रलाप जैसा कुछ काम करने लगे हैं। लेकिन इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर ये आई कि उसने अपने 5 मित्र देश, उसने कहा कि फ्रेंडली जो नेशंस हैं, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसने पैसेज का कहा है कि इनको हम पैसेज दे रहे हैं। और उस पर मेरा एक अपना वो है, मैं आपके साथ शेयर करूं और फिर आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्यों उसने जो 5 देश आइडेंटिफाई किए, वो रशिया, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और इराक उसने कहा है। ये मैं जो समझता हूं, मैं इसको बहुत क्विकली आपको समझ कर दूं कि इसके पीछे ये कोई फ्रेंडली नहीं है, एक सोची समझी लार्जर इश्यूज में उसका ईरान की तरफ से एक कदम लिया गया है। पहली चीज, ज्योग्राफिकली ये पांचों नेशन एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब रूस से चीन, चीन से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से ईराक। तो एक आपकी कंटिन्यूटी ऑफ ये 6 नेशंस की बनती है भौगोलिक रूप से। दूसरी बात कि इनमें कुल आबादी करीब 340 करोड़ लोगों की है, मतलब दुनिया की 750-800 करोड़ में 40-42% लोग इस जगह रहते हैं। तो एक तो ये बड़े उसको आइडेंटिफाई किया है ईरान ने। दूसरी बात, दो चीजें मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि जब ये गैस पे रोक लगी थी तो भारत में भी आ रहे थे कि अमेरिका से हमारी गैस लेना बढ़ गया था। अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, ये सारी कंट्रीज थी जो मोटे तौर पे अमेरिका के साथ खड़ी हुई, भले ही बोल ना रही हो। आज यूरोपियन यूनियन भर्सना भी नहीं कर रहा है, चुप है, और चुप इस डर की वजह से है कि कहीं ईरान उसकी तरफ कुछ न कर दे। उनको ये लगा ईरान को कि ये तो हमारे रोकने से अमेरिका का व्यापारिक फायदा हो रहा है, उसका आर्थिक रूप से उसका माल ज्यादा बिक रहा है, तो उस पर रोक लगाना जरूरी था, जो उसने तुरंत इसको करके रोक लगाई। क्योंकि ये जो देश हैं, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, हालांकि उन पर रोक नहीं हटी है, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट हैं इस मिडिल ईस्ट पे। दूसरा ये हुआ कि वो अभी तक ईरान एक पोजीशन ये लिया हुआ, आज तक जब से लड़ाई शुरू हुई, वो मिडिल ईस्ट के किसी देश के प्रति कुछ कठोर शब्द नहीं कह रहा। वो कह रहा है भाई हम आपको तब आपके ऊपर मार रहे हैं जब अमेरिका उसका यूज कर रहा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के उन देशों की भी व्यापारिक हानि हो रही थी, उनका आर्थिक रूप से क्षति हो रही, उसको भी रोकना था, क्योंकि वो फिर उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसने एक तीर से 3 निशाने किए। एक खेमा बनाया, एक तरह से बिना कहे एक 5 देशों का एक खेमा बन गया। दूसरा, उसने अमेरिका का जो फायदा हो रहा था उसकी वजह से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे थे, उस पर रोक लगाई। और तीसरा, मिडिल ईस्ट के जो उसके देश हैं जिनका व्यापारिक हानि हो रही थी, उसको भी उन्होंने फिर एक वो दे दिया कि भाई तुम लोग अपना काम धंधा करते रहो। मैं इस नजर से आपसे इस पे टीका लेकर चाहूंगा। आनंद जी, ईरान का जो रणनीतिक रवैया है वो बहुत ही सोच समझकर और तैयार किया गया है, और ईरान के मामले में बड़ी स्पष्टता है। उनके सर्वोच्च नेता के भारत में जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे दुनिया में केवल उनके 5 प्रतिनिधि हैं, उसमें से एक भारत में रहते हैं, अयातुल्लाह हाकिम इलाही। मैं उनसे मिला था पिछली बार भी, एक बार मैंने इस पर चर्चा भी की है पब्लिक इंडिया के मंच पर। तो उनसे बातचीत में भी, आज उनका भी एक बड़ा इंटरव्यू आया है अखबार में हाकिम इलाही का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत इस युद्ध को रुकवाने की भूमिका अदा कर सकता है। ये एक तरह से भारत को निमंत्रण भी है कि वो इजराइल समर्थक और अमेरिका समर्थक रवैया अगर छोड़ दे और थोड़ा सा निष्पक्ष हो जाए तो उसको ये भूमिका मिल सकती है। उल्हाना भी है। हाँ, एक छींटाकशी भी है। हाँ, एक छींटाकशी भी है, और साथ में एक न्योता भी है उनको कि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब भारत के हाथ से वो समय निकल गया। अब वो तो बहुत शुरू से ही कोशिश इन्हें करनी चाहिए थी। तो जहां तक
होर्मुज जलडमरू मध्य को 5 देशों के लिए खोलने का सवाल है। जब हम इसको व्यवहार में देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा जहाज रूस और चीन के निकल रहे हैं वहां। यहां तक कि मुझे लगता है कि इस घोषणा में सबसे ज्यादा आजादी अपने जहाजों के आवागमन को रूस और चीन को प्राप्त होगी, जो ईरान के मौजूदा अस्तित्व के लिए निर्णायक दोस्त है। भारत की तो भूमिका ईरान विरोधी है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए। भारत ने तो खुद ईरान का विरोध किया है। ईरान ने जब अपने ऊपर आक्रमण किए, ईरान ने जो प्रत्याक्रमण किए, भारत ने कहा ये घातक हमले कह के उनकी निंदा की। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में जब गल्फ कंट्रीज की काउंसिल ने प्रस्ताव रखा तो भारत उसका को स्पॉन्सर था। इसमें फिर ईरान की निंदा की गई। भारत के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रपति ने आज तक उनकी अयतुल्ला अली खुमैनी की हत्या की, खामनेई की हत्या की निंदा नहीं की है और शोक भी व्यक्त नहीं किया। ये स्थिति है। लेकिन अपनी रणनीतिक डिजाइन को देखते हुए और भारत की स्थिति और हैसियत को देखते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईरान ने भारत को मित्र देशों की सूची में शामिल कर लिया है। तो ये वो दूरगामी दृष्टि से किया है। मैं नहीं मानता कि फौरी तौर पर भारत के जहाज किसी बड़ी बारंबारता के साथ, किसी बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ में होर्मुज जल स्ट्रेट से निकलेंगे। वहां भारत की राशनिंग, जहाजों की राशनिंग होगी और बहुत ही कड़ी राशनिंग होगी। कभी कभार एक दो निकल जाने देगा और फिर रोक लग जाएगी, फिर वहां खड़े रहेंगे, फिर एक आध कुछ दिनों बाद निकल जाने देगा, फिर रोक लग जाएगी। इस तरह का व्यवहार इनके साथ होगा। और रूस और चीन को जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए ओपन गेट पॉलिसी रूस और चीन के लिए होगी। चीन के एक साथ में 5-5, 7-7 जहाज वहां निकल भी रहे हैं, खबर ये है। जबकि भारत का तो एक आध हफ्ते 10 दिन में एक आध कोई निकलता है वहां से। चीन के बहुत बड़े पैमाने पर जहाजों का आवागमन ईरान की देखरेख में हो रहा है। और जो होर्मुज स्ट्रेट है उसमें एक बात और है कि जिन जहाजों को ईरान निकलने की इजाजत भी देता है, उनको भी ईरानी नौसेना की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि वहां पर इतनी सुरंगें लगी हुई हैं कि उन सुरंगों से बचा के निकालना, पूरे जलडमरू मध्य को पार कराना तो वो ही कर सकते हैं। तो उन्हें पता है हमने कहां पर सुरंगें लगाई हैं। वरना ये अगर अपने आप वहां से जाएंगे तो उनका जहाज बीच में सुरंग पे आ गया तो फट जाएगा, नीचे से नीचे आग लग जाएगी उस जहाज में। तो ये तमाम खतरे हैं। इसलिए ये जो उन्होंने 5 देशों को कहा है, मैं इसको मानता हूं कि वो, क्योंकि ईरान की डिजाइन ये है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो उसके ऊपर लगी हुई तेल बेचने संबंधी कई जो पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां भी या तो कमजोर हो जाएंगी या बिल्कुल हो जाएंगी पाबंदियां। वो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। अमेरिका ने जब ईरान के प्रत्याक्रमण का एक फलितार्थ ये भी हुआ है कि उसने कई जगह, ईरान ने मांग भी की थी, वो जो सैंक्शंस थे उस सैंक्शंस को हटाया भी है अमेरिका ने। उस स्थिति में ईरान ये देखता है कि भारत बड़े पैमाने पर उसका तेल खरीदेगा। पहले भी एक जमाने में खरीदता था, जब अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए, भारत को दबाव डाला, उसके बाद भारत ने उसको खरीदना बंद किया। यहाँ पर यूको बैंक के अंदर ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर रुपया जमा है, जो तेल का भारत ने रुपयों में पेमेंट किया था। तो ये स्थिति है। अच्छा, अब कुल मिला के अगर हम युद्ध पे देखें, मैं छूट ले रहा हूं आपसे उसके ऊपर बोलने की, तो आज स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की गोट बिल्कुल पिट चुकी है 100%। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले से कैसे निकला जाए, क्योंकि ईरान उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। कल व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी की, छोटी सी प्रेस रिलीज। क्या वो एक तरह का टेप था जिसमें पीछे संगीत बज रहा था और धुंधली धुंधली 2 तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखने पे एक तस्वीर उसमें जेडी वेंस की थी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तस्वीर थी, और साथ में ये था कि कल एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। मुझे उन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो ऐलान शायद जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत के रूप में समझौता वार्ता करने के लिए उनकी नियुक्ति का ऐलान होगा बाकायदा। और जैसे ही अमेरिका का उपराष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, वैसे ही मुझे लगता है कि हालात बहुत तेजी के साथ बदलेंगे। क्योंकि देखिए, जेडी वेंस का प्रोटोकॉल कुशनर के प्रोटोकॉल या हेसगेट के प्रोटोकॉल या इन लोगों के प्रोटोकॉल से अलग तरह का है। वो उपराष्ट्रपति हैं और उस लिहाज से ट्रंप के बाद में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार भी होंगे जेडी वेंस, और इसीलिए वो ईरान युद्ध से असहमत होते हुए भी चुप हैं। वो ट्रंप का अभी कह रहे हैं वी हैव ए स्मार्ट प्रेसिडेंट, और हम लोगों को देखना चाहिए कि ये कहाँ तक मामला जाता है। अभी हम उनके अंदर हमारा भरोसा नहीं खत्म हुआ है। तो जेडी वेंस अगर समझौता वार्ता, अमेरिका की तरफ से समझौता वार्ता करने के लिए आएंगे,
तो समझौता होने की संभावना मैं समझता हूं कम से कम 50% बढ़ जाएगी। और ये जी एक ऐलान अगर आज व्हाइट हाउस ने किया तो आप समझ लीजिए फिर ये युद्ध जो है वो खात्मे की तरफ है। जी जी। मैं प्रोफेसर साहब, चूंकि ये जेडी वेंस की बात आपने शुरू कर दी, तो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल है। जैसी खबर आई है कि जेडी वेंस इस समझौता वार्ता ईरान से इस्लामाबाद में बैठ के करेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इसको मैं इसलिए देखना चाह रहा हूं कि इस्लामाबाद, जो जिसको हम आज तक टेररिस्ट स्टेट बोलते थे पाकिस्तान को, बहुत प्रूफ देते थे कि देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है, आज इस उसमें वो उसके धुरी बनता जा रहा है धीरे धीरे। ओमान से हटके वो धुरी पाकिस्तान बन रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अगर जब ऑल पार्टीज मीट में जब ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान को देखिए ये मिल गया, हम लोग को वहां रहना चाहिए था, तो उसके जवाब में एस जयशंकर ने ये कहा कि हम दलाल स्टेट नहीं है, हम कोई दलाल नेशन नहीं है, और उनका साफ साफ इशारा पाकिस्तान की तरफ था। मैं दो चीजें एक साथ, पहली चीज पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान का महत्व, और दूसरी बात मैं इसको भी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि क्या भारत के विदेश मंत्री को दलाल और इस तरह का बात किसी भी देश के लिए करनी चाहिए, आपका जितना भी झगड़ा हो? मैं इन दोनों पे आपकी एक एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैंने इस बात के ऊपर सोचा है थोड़ा सा। उन्होंने ब्रोकर शब्द का इस्तेमाल किया, जयशंकर। ब्रोकर शब्द का एक मतलब दलाल भी होता ही है। स्टॉक मार्केट का ब्रोकर जो है वो दलाल ही होता है। और दलाल, हालांकि भारत में अगर जाति व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो दलाल जाति के लोग बहुत पैसे वाले और बहुत सम्मानजनक लोग होते हैं, लेकिन फिर भी दलाल का एक पेजोरेटिव और उस तरह का एक निंदनीय किस्म का भाव दलाल शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पीस ब्रोकर एक ऐसा शब्द है, पीस ब्रोकर एक ऐसा शब्द है जहां पर उसका अनुवाद शांति का दलाल नहीं होगा। दो युद्धरत देशों के बीच में अगर कोई समझौता कराने के लिए किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो दरअसल मध्यस्थ की जिम्मेदारी होगी। क्या सोवियत संघ जब 65 के युद्ध में अयूब और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में जो समझौता हुआ था ताशकंद में, उसमें सोवियत संघ ब्रोकर या दलाल तो नहीं था उसके अंदर। तो मुझे लगता यह है कि जो जयशंकर ने कहा है, जयशंकर ने तो चिढ़ के जवाब दिया, तो उसका मतलब हम लोगों ने सही निकाला कि वो पाकिस्तान को दलाल नेशन कह रहे हैं। लेकिन यहां स्थिति है, पाकिस्तान की दलाल नेशन की हैसियत यहां पर नहीं है। वो जमाना चला गया जब ट्रंप खुद पाकिस्तान को आतंकवाद की पनाह कहते थे, आतंकवाद की शरण स्थली बोलते थे, और उससे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कई सैंक्शंस भी लगाए थे, पाकिस्तान को बेचे जाने वाले हथियार भी रोक दिए थे। लेकिन उनके दूसरे शासनकाल में स्थिति बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उस स्थिति को बदला है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अमेरिका की दक्षिण एशिया संबंधी जो भी डिजाइन है उसमें पाकिस्तान की हैसियत काफी ज्यादा हो गई है और भारत से बेहतर है ये स्थिति। भारत ने उस हैसियत को पाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने चुनाव भारत का नहीं, मोदी का चुनाव न करके मुनीर और शहबाज शरीफ का ट्रंप ने चुनाव किया। दूसरे, पाकिस्तान में जो शिया आबादी है वो ईरान के बाद दुनिया में सबसे बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान में रहती है। ये भी उसका एक पहलू है। और वो जो ईरान के आयतुल्लाह हैं वो थोड़ा पाकिस्तान, और दूसरी एक और बात, इमरान खान अक्सर इस बात को कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है, इसके पास वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसके पास एटम बम है। तो एटम बम होने की वजह से, एटॉमिक क्षमता होने की वजह से पाकिस्तान की हैसियत मुस्लिम देशों में काफी ऊंची हो गई है। हम उसको स्वीकार करें या ना करें, हम पाकिस्तान को गरे आते रहते हैं, उसको हमेशा कमतर बताते रहते हैं, और कमतर है भी वो बहुत से मामलों में। लेकिन इस्लामिक देशों के संदर्भ में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्थिति एटम बम होने के कारण, खराब आर्थिक स्थिति होने के बावजूद और राजनीतिक अस्थिरता होने के बावजूद पाकिस्तान की जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर है। इसलिए पाकिस्तान को ये मौका प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी तक तो केवल पाकिस्तान का ही नाम आया है। तुर्की भी पाकिस्तान में कराने से बिल्कुल सहमत होगा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। मिस्र को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि, और ये एक तरह से अगर देखा जाए कि अच्छा ही हुआ कि भारत को ये मौका नहीं प्राप्त हुआ। अगर भारत को ये मौका प्राप्त होता तो फिर भारत जो है ना, जिसको आज पाकिस्तान को ब्रोकर नेशन कहा जा रहा है, भारत को भी अमेरिका का ब्रोकर नेशन कहा जा सकता था। दूसरे, जब जयशंकर ने ये कहा तो पता नहीं विपक्ष के लोगों ने जवाब उन्हें दिया कि नहीं दिया कि क्या भारत इजराइल का ब्रोकर नेशन है? भाई, मोदी का पूरा आचरण इस मामले में, अगर दलाल शब्द को इस्तेमाल करें तो इजराइल की दलाली करने ऐसा रहा है।
हालांकि मैं थोड़ा इसमें मेरा फर्क है, दलाल भी थोड़ा बातचीत कर लेता है, आप तो पिछलग्गू के भी पिछलग्गू, आप तो उनका हाँ, झोला ढोने वाले हैं, आप दलाल से भी खराब स्थिति में हैं तुम छल्ला क्योंकि शब्द सबसे अच्छा है। जी हाँ, तुम छल्ले के रूप में आप ज्यादा वो हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात हम अपने को मान लीजिए कुछ भी करने के लिए ले लें, लेकिन पाकिस्तान की मैं एक बात और आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब मैं दिल्ली था तो वहां पे कुछ फौज के 2 जनरल साहब लोग मिले, अलग अलग जगह मिले। उनका एक दूसरा है कि वो पाकिस्तान, जब हमने कहा कि असीम मुनीर को इतना ज्यादा वो क्यों तवज्जो देते हैं कि वो पाकिस्तानी साहब, उन्होंने कहा नहीं, ये तो सब ठीक है कि पाकिस्तान में जो कुंजी है वो सेना के हाथ में है, लेकिन उनका जो इसका मूल कारण भी जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है उसके ट्रिगर पे उंगली असीम मुनीर की है, उसके ट्रिगर पे उंगली वहां के प्राइम मिनिस्टर शरीफ या किसी प्रेसिडेंट की नहीं है। भारत पे वो जो न्यूक्लियर वेपन है, वो भारत का जो लोकतंत्र है उसकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें एक इंडिविजुअल नहीं, वो कलेक्टिव एक डिसीजन होगा। तो कहने लगे कि अमेरिका इज ऑलवेज वरिड कि जो जो उनका विश्लेषण था, और वो लोग मुस्लिम थे, और इसलिए मैं ये भी मान रहा हूं कि उनका ये कहना था कि वो उनको असीम मुनीर को गुड ह्यूमर में इसलिए रखना है कि वो किसी दिन कुछ इस तरह की हरकत कर सकता है, सऊदी अरेबिया से या तुर्की से या कहीं पे भी करके वो कुछ हो सकता है। मैं एक इसी से रिलेटेड एक प्रोफेसर अब एक बात और पूछ लूं, आज की तारीख में जो इजराइल है, जो अपने को टेक्निकली सबसे आगे और बहुत ही कमिटेड, आपको कभी कभी नहीं लग रहा वो रोग स्टेट हो गया है, वो मान ही नहीं रहा है, वो रोज हमला कर रहा है, वो रोज वो कर रहा है, अमेरिका के पास से कुछ भी आता है। क्या हम इस समय इजराइल, क्योंकि इजराइल विल बी दी पर्सन जो नहीं चाहेगा कि किसी तरह से भी पीस हो, मैं इजराइल के रोल पे जरा आपसे हमेशा से रोग स्टेट के साथ आचरण करता था, वो केवल अमेरिका के ऊपर जवाबदेह है। इजराइल ने जब एटमी ताकत हासिल की तो इजराइल ने क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को माना? क्या जो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत बंदोबस्त है पूरा एटमी क्षमता को विनियमित करने का, रेगुलेट करने का, क्या उसको इजराइल ने कोई माना? इजराइल ने क्या किसी संस्था को अपने आकर जांच पड़ताल करने की इजाजत दी? कोई देखरेख निगरानी करने की, मॉनिटरिंग करने की इजाजत दी? इजराइल ने कोई इजाजत नहीं दी। और ये सारी की सारी ताकत जो है उसने अमेरिका से प्राप्त की है। देखिए, अमेरिका ने मुखर रूप से और यूरोप ने मौन रूप से इजराइल को, जो आज इजराइल है, उसको वो बनाया है।